यदि पिछले एक दशक में सभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विश्लेषण करें, तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी करवा सकती है। जुलाई 2021 में व्लादिमीर पुतिन ने तर्कों के साथ एक निबंध प्रकाशित किया, जिसका उपयोग उन्होंने बाद में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को सही ठहराने के लिए किया। यह तर्क देने में 1000 साल लग गए कि रूसी और यूक्रेनियन एक ही लोग हैं, जिन्हें रूस विरोधी एजेंडे के साथ बाहरी ताकतों द्वारा क्रूरतापूर्वक विभाजित किया गया है। माना जाता है कि श्री पुतिन का युद्ध इसे ठीक कर देगा। और उनके इस दावे में सच्चाई भी है कि यूक्रेन और रूस घनिष्ठ रिश्तेदार हैं। यह दावा झूठ हो सकता है कि उनका दो देशों में अलग होना किसी बाहरी साजिश का नतीजा है, जो यूक्रेनियन पर उनकी इच्छा के विरुद्ध थोपा गया था। आज के इस सेशन में हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करेंगे कि रूस और यूक्रेन का इतिहास क्या है और इस युद्ध की वजह क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं, परंतु शुरू करने से पूर्व आप सभी से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। श्री पुतिन के लिए रूसी यूक्रेनी पहचान का मूल कीवन रस है, जो रियासतों का एक संघ है जो 9वीं शताब्दी के अंत से 13वीं शताब्दी के मध्य तक चला। इसको आप इन दोनों मानचित्रों से समझ सकते हैं। इसका केंद्र कीव था, जो अब यूक्रेन की राजधानी है। इसके शासक रूस स्कैंडिनेवियाई वाइकिंग्स थे, जिन्होंने धीरे धीरे इस क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित किया और स्थानीय स्लाव जनजातियों के साथ विलय कर लिया। जब राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपरा की बात आती है, तो कीवन रस वास्तव में रूस और यूक्रेन का उद्गम स्थल है। साथ ही एक और देश का उद्गम भी यहीं से हुआ, जिसे अब बेलारूस कहा जाता है। यह एक परिष्कृत यूरोपीय सभ्यता थी, जिसकी जड़ें बीजांटिन साम्राज्य और उसके रूढ़िवादी ईसाई धर्म में थी। हालांकि 11वीं शताब्दी के मध्य में कीवन रस अर्ध स्वायत्त रियासतों में विभाजित होना शुरू हो गया। आप इस मानचित्र में इसको देख सकते हैं। इनमें गैलिसिया वोल्हिनिया, जो आधुनिक यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्सों को कवर करता था, उत्तर पश्चिमी आधुनिक रूस में नोवगोरोड और पश्चिमी रूस में व्लादिमीर सुजाल शामिल थे। 1240 में मंगोल साम्राज्य ने कीव को घेर लिया और अंततः कीव के बचे हुए हिस्से को एक इकाई के रूप में नष्ट कर लिया और मंगोलों ने कीव के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। जब 14वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य और उसके उत्तराधिकारियों का पतन शुरू हुआ, तो रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रतिद्वंदी राजव्यवस्थाएं उठ खड़ी हुई। पूर्वी क्षेत्र में शक्ति का केंद्र मॉस्को बना, जिससे मस्कावी की ग्रैंड रियासत का निर्माण हुआ। पश्चिमी क्षेत्र में जो पोलैंड साम्राज्य था और लिथुआनिया के ग्रैंड डची ने 1569 में पॉलिश लिथुआनाई राष्ट्रमंडल को बनाया। 1648 में स्टेपी पर बसने वाले कोसैक, जो अनुशासित सैन्य इकाइयों में एकजुट हो गए थे, उन्होंने राष्ट्रमंडल के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। इससे उनके अपने राज्य हेटमैनेट का गठन हुआ। इसको आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं। कई यूक्रेनियाई हेटमैनेट को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपनी पहचान के मूल के रूप में आज भी देखते हैं। दरअसल मूल कौशेक भूमि को अक्सर यूक्रेन कहा जाता था। यह एक स्लाव शब्द है, जिसका अर्थ है सीमावर्ती भूमि। प्रारंभिक कोसैक योद्धाओं ने लोकतंत्र के सीमित रूप को अपनाया, जो मस्कावी के निरंकुश शासन के बिल्कुल विपरीत था। हेटमैनेट बड़ी पड़ोसी शक्तियों के प्रतिरोध बहादुरी से करते थे। यह एक ऐसा इतिहास है जो यूक्रेनियनों के साथ आज भी प्रतिध्वनित होता है। 19वीं शताब्दी में कोसैक राज्य की लोक स्मृति ने यूक्रेन के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना के जन्म में काफी मदद की, लेकिन कोसैक राज्य के लिए यह एक कठिन समय भी था। 1654 में पोल्स के साथ साथ दक्षिण में ओटोमन्स द्वारा धमकी दिए जाने पर कोसैक नेताओं ने मस्कावी के राजा के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की। कुछ दशकों के बाद कीव में बुद्धिजीवियों ने वह लिखा जो स्लावो रोसियन राष्ट्र के आधार को रेखांकित करने वाले सबसे पुराने ग्रंथों में से एक माना जाता है। उन्हें आशा थी कि वे न केवल अपने साझा इतिहास और रूढ़िवादी धर्म के कारण, बल्कि जातीय राष्ट्रीय एकता के नाम पर भी राजा को उनकी रक्षा करने के लिए मना लेंगे।
17वीं शताब्दी के अंत तक हेटमैनेट का क्षेत्र दो भागों में विभाजित हो गया था। मस्कावी ने नीपर नदी के पूर्वी तट पर नियंत्रण कर लिया। पोलिश लिथुआनाई राष्ट्रमंडल ने पश्चिम पर कब्जा कर लिया। 1708 में इवान माजेपा, जो कि एक कौशेक नेता थे, ने जार पीटर द ग्रेट के खिलाफ एक असफल विद्रोह का नेतृत्व किया। रूस माजेपा को गद्दार मानता है, यूक्रेन में वह नायक हैं। पीटर 1721 में रूस के पहले सम्राट बने। 18वीं सदी के अंत में रूसी साम्राज्य ने ऑस्ट्रिया और प्रशिया की मदद से पोलिश लिथुआनाई राष्ट्रमंडल को तोड़ दिया। रूसियों ने ऑटोमोनन्स से जब दक्षिणी यूक्रेन का क्षेत्र भी छीन लिया था। इसमें क्रीमिया भी शामिल था, जिसे कैथरीन द ग्रेट ने 1783 में रूस में मिला लिया था। उन्होंने कोसैक हेटमैनेट के अंतिम विघटन की देखरेख की थी। प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर रूसी साम्राज्य जापान सागर से बाल्टिक तक फैला हुआ था। 1917 में युद्ध से कमजोर होकर रूस ने दो क्रांतियों का अनुभव किया। सबसे पहले रोमानोव राजवंश को उखाड़ फेंका, दूसरा था व्लादिमीर लेनिन और उनके बोल्शेविकों के द्वारा सत्ता पर कब्जा करना। पहली क्रांति के बाद कीव में अधिकारियों ने रूस के साथ मिलकर एक राज्य यूक्रेनी पीपल्स रिपब्लिक यूपीआर की स्थापना की। उन्हें एक समाजवादी यूक्रेनी गणराज्य बनाने और यूक्रेनी भाषा के उपयोग की अनुमति देने के लिए कहा गया। 1922 में यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के 4 संस्थापक सदस्यों में से एक बन गया। सोवियत काल के दौरान यूक्रेन के क्षेत्र का विस्तार भी हुआ। 1939 में हस्ताक्षरित नाजी जर्मनी के साथ सोवियत संघ के गैर आक्रामकता समझौते के तहत दोनों देशों ने पूर्वी यूरोप का निर्माण किया। आगामी लड़ाई में यूक्रेनियन द्वारा बसाए गए पोलैंड के कुछ हिस्सों को सोवियत यूक्रेन में जोड़ दिया गया। 1954 में सोवियत संघ ने क्रीमिया का प्रशासन सोवियत से स्थानांतरित कर दिया, लेकिन यूक्रेन को भी बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा। 1930 के दशक में जोसेफ स्टालिन की कृषि के जबरन सामूहिकरण की नीति के कारण यूक्रेन में अकाल पड़ गया, जिसे होलोडोमोर के नाम से जाना जाता था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। 20वीं सदी के मध्य में यूक्रेन उस क्षेत्र का हिस्सा बन गया जिसमें हिटलर और स्टालिन दुश्मन होते हुए भी स्थानीय लोगों के खिलाफ एक दूसरे के अपराधों को होने देते थे। येल के इतिहासकार टिमोथी स्नाइडर ने इस क्षेत्र को रक्त भूमि कहा था। युद्ध के दौरान कुछ यूक्रेनी राष्ट्रवादियों और नाजियों के बीच सहयोग को श्री पुतिन ने अपने दावे के सबूत के रूप में पेश किया है कि आज का यूक्रेन फासीवादियों द्वारा चलाया जाता है। 1986 में सोवियत संघ के अंतिम दिनों में यूक्रेन के चेरनोबिल में दुनिया की सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना हुई। क्षति और उसके बाद हुई लीपापोती ने क्रेमलिन के प्रति यूक्रेनियन लोगों के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया। 1980 के दशक में अंतिम सोवियत नेता मिखाइल गोबार्चेव ने खुलेपन और सुधार, ग्लानोस्ट और पेरिस्ट्रोका के माध्यम से सोवियत संघ में सुधार करने की योजना बनाई, लेकिन वार्सा संधि के ढांचे के माध्यम से सोवियत नियंत्रण के अधीन पूर्वी यूरोपीय लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग करने की शुरुआत कर दी। 1991 में सोवियत संघ का स्वयं पतन हो गया, जिससे इसके 15 घटक गणराज्यों को स्वतंत्रता मिल गई। आप मानचित्र में ये गणराज्य देख सकते हैं। श्री व्लादिमीर पुतिन ने इसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनैतिक त्रासदी बताया है। यूक्रेन अचानक दुनिया के तीसरे सबसे बड़े परमाणु शस्त्रागार का घर बन गया। 1994 में यह अमेरिका, ब्रिटेन और रूसी संघ से सुरक्षा आश्वासन के बदले में परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमत हुआ था। यूक्रेन ने इस समझौते का इस्तेमाल, जिसे बुडापेस्ट ज्ञापन के रूप में जाना जाता है, 2022 में रूस के आक्रमण की पूर्व संध्या पर अमेरिका और ब्रिटेन से सहायता मांगने के लिए किया था। 2004-05 में
ऑरेंज क्रांति ने यूक्रेन की लोकतांत्रिक महत्वाकांक्षाओं को उजागर किया। हजारों लोगों ने धांधली वाले राष्ट्रपति चुनाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें एक रूसी समर्थक उम्मीदवार को जीत मिली थी। 2013-14 में मैदान क्रांति के दौरान यूक्रेन का लोकतांत्रिक संकल्प और भी अधिक दिखाई दिया। यह यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच, जो रूस के प्रति उदासीन थे, उनके द्वारा यूरोपीय संघ के साथ एक एसोसिएशन समझौते, जो कि एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता था, उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने की प्रतिक्रिया थी। हजारों यूक्रेनियन सड़कों पर उतर आए। श्री यानुकोविच रूस भाग गए। यूक्रेन की नई सरकार ने श्री पुतिन को नाराज करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। मैदान पर उनकी प्रतिक्रिया ने स्वतंत्र यूक्रेन में रूस की पहली सैन्य घुसपैठ को चिन्हित किया। 2014 में क्रेमलिन ने अवैध रूप से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और पूर्वी यूक्रेन में मुख्य रूप से रूसी भाषी क्षेत्र डोनबास में सेना भेज दी। आप मानचित्र में ये देख सकते हैं। रूसी खुफिया अधिकारियों के नेतृत्व में रूस के अलगाववादी प्रतिनिधियों ने डोनेट्स्क और लुहांस्क में पीपल्स रिपब्लिक की घोषणा कर दी। दिसंबर 2021 तक फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से ठीक पहले संघर्ष में 14,000 से अधिक लोग मारे गए थे और युद्ध अभी भी जारी है। अगर आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक हमने यहीं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे नॉलिफाइड।